हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियोज़ में हम पिछले एक सप्ताह में जो करंट अफेयर्स में घटनाएं घटित हुई उसकी चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पिछले सप्ताह हम जान रहे हैं कि इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में जो संघर्ष चल रहा है उसमें ईरान की एंट्री हो गई है और ईरान द्वारा इजराइल पर हमले किए गए हैं। इसी संदर्भ में कई तथ्य, कई वर्ड्स हाईलाइट हुए जिसको जानना ज़रूरी है, उस पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण है आयरन डोम या डेविड स्लिंग एरो डिफेंस सिस्टम। ये सब शब्द हैं जिसके बारे में पूछा जा सकता है कि ये सब क्या है। यह इजरायली सेना का एक त्रिअस्त्रीय हथियार प्रणाली है। इस प्रणाली में देश में आक्रमण करने वाले कम दूरी के रॉकेटों को मार गिराने में यह सक्षम है। यह सिस्टम, इसका पूरा नाम है आयरन डोम एंटी डिफेंस सिस्टम। इस प्रणाली की सफलता दर 90% से अधिक है। यह प्रणाली सभी मौसम में कार्य करने में सक्षम है। मतलब इसका सीधा सा मतलब ये है कि आयरन डोम एक हथियारों की प्रणाली है जो इजराइल द्वारा विकसित की गई है। यह अगर इजराइल पर विदेशी आक्रमण कहीं पर से किया जाता है तो उसको देश में घुसने से पहले ही उसको एयर में ही उस मिसाइल को, उस रॉकेट को मार के गिराने में ये सक्षम है। यह प्रणाली आयरन डोम इजराइल की सुरक्षा प्रणाली है। दूसरा एक शब्द जो हाईलाइट हुआ है वो है ऑपरेशन टू प्रॉमिस। यह इजराइल पर ईरान द्वारा फ़िलिस्तीन के समर्थन में जो हमले किए गए उसको इजराइल ने ऑपरेशन टू प्रॉमिस का कोड नाम दिया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन टू प्रॉमिस किसके द्वारा चलाया गया है, तो इसका उत्तर होगा ईरान द्वारा। एक और शब्द जो हाईलाइट रहा है वो है इस्लामी रिवॉल्यूशनरी गार्ड। हाल में इजरायली जहाज़ को हॉर्मुज़ की खाड़ी से ईरान ने जब्त कर लिया था, ईरान के इस्लामी रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने। ये क्या है गार्ड? इसकी स्थापना ईरान में 1979 में की गई थी। इसका उद्देश्य ईरान को बाहरी खतरों से सुरक्षा प्रदान करना है। इस्लामी रिवॉल्यूशनरी गार्ड को कई देश आतंकवादी समूह का समर्थन देने का आरोप लगाता रहा है। तो इस्लामी रिवॉल्यूशनरी गार्ड क्या हो गया? ईरान द्वारा खड़ा किया गया एक पैरेलल टुकड़ी है, सेना की टुकड़ी, जिसको कि कई बार आतंकवादी समूहों को समर्थन देने का आरोप लगता है। एक तीसरा शब्द जो हाईलाइट रहा है वो है MSC एरीज। ये इजरायली मालवाहक पोत है और इसी पोत को ईरान द्वारा जब्त कर लिया गया था। एक और टर्म जो उभर कर आता है वो चाबहार बंदरगाह और ग्वादर बंदरगाह का जिक्र आता है। इजराइल ईरान युद्ध के संदर्भ में इन बंदरगाहों की चर्चा हो रही है। चाबहार बंदरगाह का विकास ईरान में भारत के सहयोग से किया जा रहा है, जबकि ग्वादर बंदरगाह का विकास पाकिस्तान में चीन द्वारा किया जा रहा है। जब आप मेंस एग्ज़ाम में पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि चाबहार बंदरगाह और ग्वादर बंदरगाह का क्या रणनीतिक महत्व है, और इस संदर्भ में आप अभी इसको फैक्ट्स के रूप में ही अभी याद रखें। जब बाद में हम लोग उस मेंस के टॉपिक्स को कवर करेंगे तो फिर इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। एक और शब्द जो इससे जुड़ा हुआ है वह है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, INSTC। यह क्या है? यह अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा है, जिसको अक्सर INSTC भी शॉर्ट में कहा जाता है। यह रेलवे, सड़क और समुद्री मार्गों का एक नेटवर्क है जो भारत को ईरान के माध्यम से रूस से जोड़ता है। अभी ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध हो रहा है उस युद्ध के कारण ऐसी आशंका लगाई जा रही है कि इस प्रोजेक्ट को से ये जो प्रोजेक्ट है, जो भारत का प्रोजेक्ट है ईरान के माध्यम से रूस को जोड़ने का, ये इस पर संकट गहरा सकता है, ये प्रोजेक्ट रुक सकता है। एक और शब्द, अगला शब्द देखते हैं कि मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। यह क्या है? यह भारत का स्वदेशी निर्मित हथियार प्रणाली है। यह आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है, यह पोर्टेबल है और दुश्मन के टैंक को निशाना बनाया जा सकता है। हाल ही में इसका सफल परीक्षण किया गया है। ये पूछा जा सकता है कि मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस देश का है, तो भारत का है। अभी न्यूज़ में चर्चा में रहा है काली खांसी। हाल में कई देशों, चाइना, अमेरिका, ब्रिटेन, फिलीपींस और चेक गणराज्य नीदरलैंड में काली खांसी से कई मौतें हुई हैं। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेना चाहिए। काली खांसी का रोग क्या है?
यह रोग बच्चों और शिशुओं को ज़्यादा विशेष रूप से प्रभावित करता है। यह बैक्टीरिया के संक्रमण से होने वाला रोग है। बैक्टीरिया का नाम है बार्डेटेला पार्टोसिस। इसका संक्रमण मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति के खांसने छींकने से फैलता है। काली खांसी में बुखार, छींक आना, आँख और नाक से पानी निकलता है और इसका इलाज टीकाकरण से संभव है। एक महत्वपूर्ण जो योजना बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही है वो चौर विकास योजना है। ये भी अभी काफ़ी न्यूज़ में रही है। चौर विकास योजना क्या है, इसको जान लेते हैं। मुख्यमंत्री 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत इस योजना से आर्द्र भूमि के विकास के साथ साथ पर्यावरण एवं भूतल जल संरक्षण के साथ ही लोगों की जीविका बढ़ाने के उद्देश्य योजना लाई गई थी। मतलब मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना का ये पार्ट है और इस योजना के तहत किसानों को तालाब बनाने और जल प्रबंधन के लिए आर्थिक अनुदान दिया जाता है 50 से 70% तक। इसके तहत तालाब बना करके मछली उत्पादन और आसपास के क्षेत्रों में फल उत्पादन के लिए प्रेरित किया जाता है। तालाब के माध्यम से आर्द्र भूमि के जो विकास हैं, आर्द्र भूमि की सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाता है। हम जानते हैं कि आर्द्र भूमि पृथ्वी के पर्यावरण के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिहार में कुल जो आर्द्र भूमि है वो सिर्फ 9% पाया जाता है। 9,41,000 हेक्टेयर पर पाया जाता है, जो कि काफ़ी कम है। अगला एक जो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट चर्चा में रहा है वो दूरसंचार घनत्व रिपोर्ट रहा है। इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है, ये पूछा जा सकता है। इस रिपोर्ट को ट्राई द्वारा जारी किया जाता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण। दूरसंचार घनत्व क्या है, इसको समझ लेते हैं कि किसी क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक 100 व्यक्ति में कितने व्यक्तियों द्वारा दूरसंचार का, मोबाइल का, फ़ोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे इसको निर्धारित किया जाता है। दूरसंचार घनत्व के मामले में दिल्ली 1 नंबर पर है, केरल दूसरे नंबर पर है, हिमाचल प्रदेश तीसरे नंबर पर है, जबकि बिहार सबसे निचले स्तर पर है। बिहार में दूरसंचार घनत्व केवल 57% है। इसका मतलब है कि बिहार में प्रत्येक 100 व्यक्ति में केवल 100 व्यक्ति में से 57 लोग ही दूरसंचार से जुड़े हुए हैं, जबकि 43 व्यक्ति संचार सेवाओं से वंचित हैं। बिहार के बाद सबसे कम दूरसंचार घनत्व वाले राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम। एक और इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट जारी हुआ है, इसको देख लेते हैं। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट। ये पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा जारी किया जाता है। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट द्वारा बताया गया है कि भारत की वृद्धि दर 2024-25 में 7% रहेगी। एक अन्य महत्वपूर्ण न्यूज जो खबरों में रहा है वो है QS विश्वविद्यालय रैंकिंग। यह किसके द्वारा जारी किया जाता है, लंदन स्थित उच्च शिक्षा विशेषज्ञों की टीम द्वारा जारी किया जाता है। इसके अनुसार JNU भारत का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय है, जिसने विश्व में 20वां स्थान प्राप्त किया है, जबकि 22वें स्थान पर IIM अहमदाबाद को रखा गया है। इस सूची में जो 5 विश्वविद्यालय टॉप विश्वविद्यालय हैं उसमें ब्रिटेन के ससेक्स यूनिवर्सिटी को रखा गया है, दूसरे नंबर पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, तीसरे नंबर पर SOS लंदन विश्वविद्यालय, चौथे नंबर पर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और 5वें नंबर पर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय रखा गया है। अगला जो इम्पोर्टेंट न्यूज चर्चा में रहा है वो वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स रहा है। यह इंडेक्स विश्व में पहली बार जारी किया गया है। इस इंडेक्स को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया है। इसमें साइबर अपराध के खतरों के आधार पर देश की रैंकिंग की गई है। टॉप 10 देश साइबर अपराध सबसे अधिक जो होता है उसमें रूस सबसे पहला स्थान है, फिर यूक्रेन है, फिर चीन है। मतलब रूस में सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम होता है, दूसरे नंबर पर यूक्रेन आता है, तीसरे नंबर पर चाइना आता है, चौथे नंबर पर USA आता है। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत को 10वां स्थान प्राप्त है। अब अगला जो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ था वो हीट इंडेक्स के संबंध में था। हीट इंडेक्स दिल्ली में हीट इंडेक्स की शुरुआत की गई है। अगर ये पूछा जाएगा कि हीट इंडेक्स किसके द्वारा, किस राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया है, हाल ही में भारत के किस राज्य द्वारा हीट इंडेक्स को प्रारंभ किया गया है, तो उसका उत्तर होगा दिल्ली। यह 4 रंगों के आधार पर हीट इंडेक्स को तैयार किया गया है। हीट इंडेक्स के माध्यम से गर्मी का सटीक अंदाज़ा लगाना संभव है। यह 4 रंग कौन सा है, हरा रंग, पीला रंग, नारंगी रंग, लाल रंग। हरा रंग जब 0 से 40 डिग्री तक टेम्परेचर रहेगा तो हरा रंग दर्शाएगा, और 40 डिग्री से 50 डिग्री तक बीच में टेम्परेचर अगर रहता है तो पीला रंग दर्शाएगा, और 50 से 60 डिग्री टेम्परेचर को नारंगी रंग से दर्शाया जाएगा। इसी प्रकार से 60 से ऊपर के जो टेम्परेचर को लाल रंग से दर्शाया जाएगा। तो ये था आज का
इस सप्ताह जो भी करंट अफेयर्स में टॉपिक्स चर्चा में रहे उसके संबंध में हमने डिटेल में बताया। जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, आई होप कि इसे सॉल्व करने की स्थिति में आप लोग रहेंगे। फिर मिलते हैं हम अगले सप्ताह जो भी करंट अफेयर्स घटित होंगे उसके साथ। थैंक यू।